हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, तो हम सी पार्ट कर रहे थे, हाँ। ऑलराइट, सी पार्ट में बच्चों कोई डाउट्स? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है मोस्टली। एक्सक्यूज मी सर, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब भी जैसे कोई फिश और बर्ड वाला क्वेश्चन है तो उसमें अगर सिर्फ एपरेंट डेप्थ पूछे तो वो सरफेस से ही पूछी होगी। हाँ हाँ, यस, ठीक, आई थिंक होगा भी कहीं ना हाँ कहीं, जी, है ना। ठीक। तो जो 12th क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है कि ये ग्लास स्लैब है, ये कोई एयर बबल है। आप एक बार ऊपर से देख रहे हो, एक बार मान लो इस साइड से देख रहे हो। तो जब ऊपर से देखोगे तो एक्चुअल डेप्थ T1 हो गई, जब नीचे से देखोगे तो एक्चुअल डेप्थ T2 हो गई। तो आपको T1 बाय म्यू दिया हुआ है जो दिख रहा है। T1 बाय म्यू 6 हो गया, T2 बाय म्यू 4 हो गया, दोनों को ऐड कर लो। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 इंटू म्यू। एक्चुअल तो T1 प्लस T2 ही हुआ, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। थर्टीन भी बिल्कुल सेम है, यही वाला 12th जैसा ही है। सर इसके अंदर मतलब जो ग्लास स्लैब दी है, तो सर हमें मतलब ऐसे कैसे पता कि कौन से फेस से देख रहे हैं? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप ये कह रहे हो कि पॉइंट ऐसे और आप देख साइड वाले से रहे हो ऐसे? हाँ, इस तरह कह रहे हो क्या? सर कि हमें इसमें ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन से फेस से देख रहे हैं? ये स्पेसिफाई नहीं है मतलब नहीं मतलब वो तो एक फेस ऊपर हो गया, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा कि किस फेस से देख रहे हैं? मतलब हमें तो टोटल सम ही निकालना है ना। मतलब आप सर अगर एक बार मतलब किसी एक जगह से सर देख रहे हो ग्लास तो स्लैब तो हम मतलब क्यूबॉइड शेप नहीं लेंगे उसकी? आप अच्छा क्यूबॉइड सेंस में कह रहे हो आप? यस सर। अच्छा नहीं, वो तो फिर थोड़ा तो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेंस करना पड़ता है कि सर वो क्या जैसे मतलब है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब पूरा उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है, ऑपोजिट फेस से देखा है। हम्म। सर पर इसमें जैसे मतलब अब जैसे 12th है तो मतलब इस तरह से आइडिया लग रहा है ना कि और कोई तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन, फिर कुछ ना कुछ और डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं यस, जो आप कह रहे हो उसके लिए। इज इनकम्प्लीट भी दिया हुआ है ऑप्शन। नहीं नहीं, मतलब सर उसके हिसाब से डी बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डी नहीं, ऐसे ही करो। मतलब इतना तो क्वेश्चन आइडिया लगाना ही पड़ेगा। ओके सर। सर थिकनेस पूछी हुई है तो मतलब हम ऊपर वाले फेस से ही देखेंगे। मतलब उसका कहने का मतलब ये है शायद आर्यन का कि आप हो सकता है देख किसी और साइड से रहे हो और मतलब पूछी थिकनेस हो, तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट फिर वही क्वेश्चन से ही सेंस करना पड़ेगा, नो अदर वे।
15th में बच्चों एक तरह से क्या हो जाएगा कि आपकी बीच में 3 स्लैब्स तो गिवन ही है, आपकी 3 स्लैब्स एक तरह से एयर की हो गई। तो उनका भी वैसे ही h1/μ1 + h2/μ2 करके लिख सकते हो। आप चाहो तो आप ये भी कर सकते थे कि तीनों स्लैब्स को इकट्ठे कर देते एयर वाली स्लैब्स को, मतलब 6 सेंटीमीटर की एक ही स्लैब मान लेते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी आ जाएगा मतलब आंसर। ओके एक्सरसाइज 1 बच्चों, इलेवेंथ क्वेश्चन। इसमें आपको कहा है कि ऐसे कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी हाइट 12.5 है, बॉटम पे एक नीडल है जिसकी एपरेंट डेप्थ हमें दे दी जो आ रही है, मतलब जहां पे वो नीडल नजर आ रही है वो 9.4 है। तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें कहा है वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो बच्चों ये जो माइक्रोस्कोप है ये पहले किस पे फोकस कर रहा है? हो जाओ, मैं एक बार एक फिगर थोड़ा क्लियर बना रहा हूँ ताकि गलती ना हो जाए। पहले यहाँ था, फिर तो माइक्रोस्कोप जो है बच्चों वो नीडल पे फोकस कर रहा है, ठीक है ना? और वो नीडल पहले कहाँ थी? पहले तो वो नीडल बेस पे थी, लेकिन माइक्रोस्कोप को नजर कहाँ आ रही है? माइक्रोस्कोप को तो वो रेड वाले पॉइंट पे नजर आ रही है ना। ठीक है, मतलब आपने यहाँ मान लो माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है, आप माइक्रोस्कोप का फोकस कहाँ रखोगे बच्चों? रेड वाले पॉइंट पे रखोगे या ब्लू वाले नीचे ब्लैक वाले पॉइंट पे रखोगे? रेड वाले पे, है ना? माइक्रोस्कोप को तो रेड से ही रेज आती हुई नजर आएंगी। अब हमने लिक्विड चेंज कर दिया, अब हमने जब लिक्विड चेंज किया
तो ये नीडल की एपरेंट डेप्थ कुछ और बन गई, अब वो ब्लू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बन गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 1.63। तो अब आपको माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ताकि माइक्रोस्कोप दोबारा से जो नीडल की नई पोजीशन है उस पे फोकस करे। ठीक है, उससे निकल आएगा आंसर। और कोई क्वेश्चन बचाओ? इसका लास्ट क्वेश्चन देखना, उसमें पैरेक्शियल माना है ना रेस को कि बहुत क्लोज है जो एंगल पे वो पड़ रही है। देखो तो 14th में बच्चों वो ऑब्जेक्ट का स्लैब से डिस्टेंस देने का, तो उससे कुछ होगा नहीं। मतलब आप बस क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर देख रहा है उससे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्टेड नजर आ जाएगा। वो कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा वो हमें पता है, वही t इंटू 1 - 1/n। और बस फिर वो जो शिफ्ट होके जो उसका ऑब्जर्वर से डिस्टेंस बनेगा वो आप निकाल लो। मतलब जो ऑब्जर्वर का स्लैब से डिस्टेंस दिया हुआ है 10, वो तो 10 ही रहेगा। फिफ्टींथ क्वेश्चन है बच्चों, ये कैसे बताओगे कि अवे आएगा या नियरर आएगा? या तो बना के देख सकते हो बिल्कुल, नहीं तो मैंने स्पेशली लिखवाया था है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज की जो शिफ्ट होती है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज में होती है। है ना? हाँ, जो 20th क्वेश्चन है, आप पूछ रहे थे कि अगर पैराक्सियल ना होता फिर क्या होता, तो फिर ये क्वेश्चन मतलब ये सेंस ना बनती इस क्वेश्चन की। आगे हम देखेंगे कि किन क्वेश्चन कुछ बनते हैं ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां पैराक्सियल ना हो तो भी हम सॉल्व कर पाते हैं बेसिक स्नेल्स लॉ लगा के, बट इस पर्टिकुलर केस में नहीं सेंस बनेगी। मतलब सर लॉजिक नहीं समझ आ रहा ना, मतलब पैरेक्शियल ना होने के कारण ऐसा क्या हो जाएगा, हमने तो वो सारे बेसिक तो पॉइंट्स पढ़ की लिया। कन्वर्जेंस नहीं बनेगी ना। बेसिकली तो ये होना चाहिए ना कि जो सारे पॉइंट रेज उससे निकल रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद भी एक ही जगह कन्वर्ज करें। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बहुत सारी इमेजेस बन जाएंगी फेड फेड। हाँ, यस। ठीक। हाँ बच्चों, 20th बताओ मुझे, 20th हुआ कि नहीं हुआ? सी आप ये देखो बच्चों, 20th और 15th में कोई फर्क नहीं है। बेसिकली आप क्या करो, आप ये मान लो कि ये एक तरह से
इसके जस्ट ऊपर तक ये स्लैब मान लो। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये 10 सेंटीमीटर की स्लैब बन गई। राइट, तो बेसिकली 20th और 15th में कोई फर्क ही नहीं है। तो बस अब तो आप शिफ्ट निकाल लो, और शिफ्ट हमें पता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ही होना है। तो 10 इंटू 1 माइनस 1/n। राइट, ये शिफ्ट हो गया, तो वो उतने अमाउंट से इधर को शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया बच्चों कि हमने 5/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 10 सेंटीमीटर की एक ग्लास स्लैब मान ली, और जो पॉइंट O है वो हमने मान लिया कि ग्लास स्लैब के जस्ट बाहर है। ये नहीं समझ आया कैसे बोला, मतलब अगर 15th क्वेश्चन में उसकी थिकनेस टी ना होके कुछ और होती तो भी उतनी दूरी बनती इमेज। नहीं, यहाँ पे तो पूरा ऐसे मीडियम ही है ना ऐसे उस साइड। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि थिकनेस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, और वो तो हमने भी थिकनेस 10 ही मानी है। हम ये कह सकते हैं कि O पॉइंट आपका चाहे जहाँ क्वेश्चन में शोन है वहां होता, चाहे O पॉइंट और पहले भी होता, मतलब जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है उसका ग्लास स्लैब से क्या डिस्टेंस है, शिफ्ट को इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। नहीं, वो कंसेप्ट हमने यूज किया कि भाई जो शिफ्ट होनी है वो तो सेम ही होगी। बट आपने ये कैसे बोल दिया कि जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर ही है? क्योंकि उसके ऊपर तो वो सारा मीडियम दूसरा ही है, डी के नीचे क्या मीडियम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो चेंज आना है वो तो 10 तक जो मीडियम है उसके कारण ही आएगा ना चेंज। सर एक सेकंड, मान लो कि मतलब अगर नीचे पूरा मीडियम होता पूरा एंड तक एक केस में, तो मान अब लो, अगर आप एक बार इमेज बना दो, एक बार कैसे बन रही होगी जब रिफ्रैक्शन हो रही होगी, बनाना एक बार। ये आप करके देखना, मैं समझ गया आपका पॉइंट। तो बच्चों ये ट्राई करना आप लोग जो मैं कह रहा हूँ, तो अगेन निकल के वही आ जाएगा लॉजिक कि ये जहां मैंने ब्लू शेड किया हुआ है वहां पे आप चाहे एयर मानो, चाहे वहां पे आप 5/2 मानो, चाहे आप कुछ और भी मान लो। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर इसमें तो एक ही बार रिफ्रैक्शन होती है बस सरफेस पे, फिर नीचे क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल। तो मतलब एक मतलब अगर हम इसके नीचे मटेरियल भी है तो एक बार जो लाइट रेज बेंड कर दी और वो सेम मटेरियल में जा रही है तो वो तो सीधी जाती रहेंगी। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने वो बिल्कुल बाउंड्री पे ही ले लिया। हाँ जी सर, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात को तो समझ रहे हो कि रिफ्रैक्शन तो ऊपर ही हो गई इधर, है ना? तो अब उसके नीचे कितना मीडियम है इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट अगर इमेज से पहले जितना वो मीडियम था वो खत्म हो जाता है, फिर तो एक और बार हो जाएगी ना, जो रिफ्रैक्शन ऊपर वाली रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बननी चाहिए थी। मतलब इसको मैं इस तरह पुट करता हूँ, जैसे बच्चों हमने ग्लास स्लैब से शिफ्ट निकाला था, ठीक है, ये पॉइंट O है, ये ऑब्जर्वर है।
ये थिकनेस टी हो गई। ठीक है, मान लो मैं ये केस लूं वर्सेस मैं पॉइंट ओ को बिल्कुल बाउंड्री पे ले लूं। तो सोचने में बच्चों ऐसा जरूर लगेगा कि भाई जो फर्स्ट वाला केस है इसमें तो एक तरीके से दो रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, isn't it? और जो सेकंड वाला केस है इसमें एक ही रिफ्रैक्शन हो रही है। क्या मैं सही कर रहा हूँ बच्चों? राइट? तो लेकिन क्या बच्चों हमारा आंसर जो शिफ्ट है वो इन दोनों केसेस में सेम आएगी या अलग आएगी? तो सेम ही आएगी, शिफ्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ही नहीं। राइट? यही बात हमने इसमें यूज कर ली इस क्वेश्चन में। सर ये पॉइंट तो मैं समझ रहा हूँ ना आपका, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब हम तो इस पॉइंट में ये वाला पॉइंट भी नहीं इंक्लूड कर ले रहे कि हम ये मान ही रहे हैं कि थिकनेस 10 ही सेंटीमीटर और कुछ ज्यादा नहीं हो सकती। हम ये कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थिकनेस हाँ, तो 50 मान लो, और क्योंकि आपका पॉइंट ही 10 पे है तो उससे ज्यादा थिकनेस मान के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। एक बार फिगर बना के देखना रिफ्रैक्शन करा के, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ बच्चों बताओ, ये बात क्लियर हो रही है? और ये चाहिए भाई मुझे। ऊपर देखो मैंने क्या समझा है कि जो शिफ्ट होएगी उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि जो पॉइंट ओ है वो ग्लास स्लैब से कितना दूर है। राइट? मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ग्लास स्लैब के साथ चिपका हुआ भी हो तो भी शिफ्ट तो सेम ही आएगी। चलो, सर आपने बोला इसका मतलब शिफ्ट आएगी 10 इंटू 1 माइनस 1/5/2। ये 6 नहीं आई, क्या बन गया ये? ये हाँ 6 बन गया। तो ये तो 16 हो गया डिस्टेंस, आंसर 25 दिया हुआ है शायद। ये सर मतलब नीचे तो मीडियम तो सेम ही रखना पड़ेगा ना हमें, अगर ये आंसर निकालना, हमें इससे सीधा करना तो अगर ये ऐसे नहीं चेंज आएगा कर सर, मतलब मेरा भी पहले 16 ही आ रहा था, मैंने ऐसा कुछ सोचा था लेकिन नहीं आता ऐसे, वो बनाना ही पड़ता है रिफ्रैक्शन करके। अगर आप एंगल्स बनाओगे ट्रायंगल्स तो आता है 25 आंसर। अच्छा एक सेकंड, इससे 16 बनता है हाँ? हाँ जी, मतलब वो assumption लेनी पड़ती है उसमें कि साइन थीटा छोटा है तो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। हाँ नहीं वो assumption तो है ही है। हाँ, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख लिया था। सर रे सीधी हो तब भी जाएंगी ना अगर मीडियम सेम होगा, फिर तो नहीं तो रिफ्रैक्शन तो होनी ही है फिर। हाँ जी, मतलब मैं वही बोल रहा था कि ये 10 सेंटीमीटर वाला मानना गलत हो जाएगा। Just a second.
मतलब ऑफ कोर्स हम फिगर बना के तो कर ही लेंगे स्नेल्स लॉ लगा के। मैं ये ग्लास स्लैब वाले मेथड से देख रहा हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। बच्चों चक्कर वो नहीं है एक रिफ्रैक्शन या दो रिफ्रैक्शन वाला, वो तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया था जब हम ऊपर वाला केस बना रहे थे कि अगर हम पॉइंट ओ यहीं पे ले लें तो भी रिफ्रैक्शन तो एक ही है, लेकिन शिफ्ट वाला फॉर्मूला तो लगता ही है। बट आप एक बार डायग्राम बना के करके देखो, आप 2 बार करके अगर इमेज बनाने की कोशिश करोगे थोड़ी पहले बनेगी रादर देन एक बार से, क्योंकि सेकंड टाइम में वो अगर पहली बारी में वो थोड़ा सा दूर लेके जा रहा है उसको सेकंड टाइम में वो फिर से थोड़ा पास कर दे रहा है ना, तो थोड़े से सिर्फ उस मीडियम के टाइम नहीं के लिए नहीं, वो थोड़ी सी आप बढ़ रही लॉजिकली है। सोचो, मतलब क्या हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस डिपेंडेंट है? बट सर जो थिकनेस बात आप डिपेंडेंट कह तो रहे है हो ना। थिकनेस डिपेंडेंट है, वो तो ले ली हमने थिकनेस टी। ओ का ग्लास स्लैब से क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंट तो नहीं है ना? सर आप तो ये फिर मान रहे हो ना कि थिकनेस फिर 10 ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो फर्क है अगर उसमें थोड़ी सी थिकनेस वाला पार्ट आ जाता है तो फिर चेंज हो जाएगा ना। आप ये नहीं मान सकते ना नहीं फिर नहीं, थिकनेस 10 ही वो है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। मतलब पहले एक बार वो ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर करो कि जैसे मान लो मैं ओ की दो अलग अलग पोजीशंस बना रहा हूँ एज शोन। ये सर इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, पहले तो ये ये तो सही बात है। एकदम क्लियर कर लें, है ना? हाँ जी। एक बार बच्चों इसको जैसे जो नॉर्मल तरीका है, अगर हम बिल्कुल बेसिक पे चले जाए, मान लो हमें कुछ ना समझ आए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल अगर स्नेल्स लॉ की बात करें तो वी कैन सी कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम rarer to denser medium, so light will bend towards the normal। तो ये ऐसे चली गई बच्चों, है ना? तो इसमें हमें करना क्या है इसके हिसाब से, लेट्स से दिस एंगल इज आई, देन बच्चों ये वाला एंगल भी आई हो गया, और ये बाद में जो एंगल बना वो बन गया आर। एक ये बन गया डिस्टेंस डी। तो हम लिख सकते हैं, अब देखो कि tan I is d by 10, tan R is d dash by 10, जो हमें नया डिस्टेंस निकालना है।
ठीक है ना। तो अब स्मॉल एंगल है तो tan i को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin i लिख सकते हो, tan r को अप्रोक्सीमेटली sin r लिख सकते हो, और आप इसके ऊपर अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो कि 1 इंटू sin i इज इक्वल टू 5/2 इंटू sin r, तो 1 इंटू d/10 is equal to 5/2 into d-/10. उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे बचा ये d डिस्टेंस तो सेम ही है, d/x जो हमें निकालना है। राइट, तो एक मेथड तो ये हो गया, इससे हम देख सकते हैं कि x जो है अपना वो 25 आ गया। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर फिर यहाँ वो वाली बात नहीं आ जाएगी कि आपने बोला था कि अगर आप फर्क नहीं पड़ता आप 10 का मान लो, तो आपको तो कायदे से ओ वाले पॉइंट पे एक और करवानी चाहिए थी जिसके कारण वो डिस्टेंस थोड़ा छोटा रह जाता। नहीं उसमें तो भी आ रहे हैं, ये तो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल वे से किया है। अच्छा ठीक। हाँ, ये तो हम बिल्कुल स्टैंडर्ड, मतलब जो बेसिक मेथड हो गया उससे हमने कर दिया स्नेल्स लॉ लगा के, राइट। तो अब दूसरा तरीका बच्चों, दिस इज वन वे, another way could have been ये बच्चों मैं रब कर दूं, दूसरा तरीका बन जाएगा अगर मैं ऑब्जर्वर को बच्चों यहां मान लूं, ठीक है। हम सिंपल एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट लगाते हैं, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ। यहाँ पे एन रेल आएगा, राइट। एंड बच्चों मैंने आपको पर्टिकुलरली क्लियर किया था, राइट, कि एन जब लिखते हैं इसमें डिनोमिनेटर में एन ऑफ ऑब्जर्वर आता है ना, तो 1/5/2 हो गया। तो जब इसको आप ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू गेट डी अपरेंट इज इक्वल टू डी इंटू 5/2। ठीक है ना। तो
जो बात आप कर रहे थे फिर तो ये फॉर्मूला भी लगना नहीं चाहिए था, है ना? सर इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि डी में हम मानते हैं कि जितना भी मीडियम है नीचे, वो जहां तक भी हम कंसीडर कर रहे हैं, जहां तक भी हम इमेज और डेप्थ की वैल्यूज दे रहे हैं, वो उसी के अंदर ही है मीडियम के। वहां नहीं अपने तो उसमें assumption भी ये तो लेते हैं फिर कि वो, एक ही, फिर उसमें भी तो एक ही रिफ्रैक्शन होगी ना। जब हमने बर्ड और फिश वाला पढ़ा तब तो हम मानते हैं कि एक मतलब सेकंड, डेप्थ वाले एक कंसेप्ट में तो सेकंड, हमने मानी है कि एक सेकंड, जब हम ये वाला केस करते हैं नॉर्मल एपरेंट डेप्थ, हमने पॉइंट ओ को यहाँ माना, जी तो अब भी तो फिर वो एक ही रिफ्रैक्शन है। तो फिर अब हमने शिफ्ट का फॉर्मूला सीधा कैसे लिख दिया, d इंटू 1 - 1/n। यहाँ भी तो सीधा लाइट रे ऐसी जा रही है ना, एक ही रिफ्रैक्शन हुई ना उसकी, हाँ जी। तो वो इशू नहीं है। लेकिन सर इसी मेथड में जो आपने सबसे पहला हमें स्नेल्स लॉ वाला तरीका बनाया, अगर उसमें नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन से देखें तो इशू दिखता है ना। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला है वो, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा एक रिफ्रैक्शन दो रिफ्रैक्शन से। मतलब अगर आप इसको ऐसे पुट कर देते हैं कि मतलब अगर पॉइंट ओ जो है वो बिल्कुल टच कर रहा हो स्लैब को, ठीक है, तो जो लिमिटिंग केस बनता है, आंसर को उस लिमिटिंग केस से फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो मैं फिर से बता रहा हूँ, एन रेल वाले फॉर्मूला में, है ना, न्यूमरेटर में क्या आएगा वो तो फिर भी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, डिनोमिनेटर में हमेशा एन ऑब्जर्वर आना है, राइट? तो इसलिए उसमें कोई मतलब फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जो बचा होगा वही ऊपर लिखोगे आप। क्या किसी को ये कंफ्यूजन है कि ऑब्जर्वर किधर लेना है, भी नीचे लेना है या ऊपर लेना है? ये मुझे बताओ, ये कैसे क्लियर होगा? ये भी मतलब बहुत सिंपल सा लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, ये कंफ्यूजन हो सकती थी कि ऑब्जर्वर कहाँ लें। बताओ ये कैसे डिसाइड हुआ? यस, मतलब लाइट रेज ऑब्जर्वर के पास पहुंचनी तो चाहिए ना, तभी उसको कुछ दिखेगा। हमें कुछ भी नजर कैसे आता है, जब हमारे पास लाइट पहुंचती है, राइट? हम लाइट नहीं भेजते, इजंट इट? वो तो सुपरमैन या शक्तिमान वो लोग होता है कि आंखों से कुछ भेज रहे हैं और काट दिया कुछ या कर दिया। हमारे पास तो लाइट आती है जिससे हमें दिखता है। तो अगर हमें इस सिचुएशन में कुछ देखना है तो हमें यहाँ नीचे होना पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? तो अगला बचा वो स्लैब वाला केस। मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको भी बताता हूँ बच्चों, लेट मी थिंक ओवर इट कंप्लीटली। आएगा तो सही उससे भी 100%।
सर फिर स्लैब हमें उतनी लंबी लेनी पड़ेगी ना जितनी फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर आपने अभी इस वाले का लॉजिक क्या दिया था, एक बार फिर से बताना कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग गया और आपने फिर बोलता है इस जैसे आपने बताया था कि इसका मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है, हम्म वो वाला बताना लॉजिक एक बार। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे आप चाहे एक रिफ्रैक्शन मानो ऐसे, और चाहे आप पॉइंट ओ को जस्ट लास्ट स्लैब ये मतलब पानी के नीचे मान लो और 2 रिफ्रैक्शंस मान लो, है ना? सर इसमें मतलब तो वो बनेगा तो सेम ही ना। इसमें मतलब सेम ही, अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर हम ऊपर मान ले कि ऊपर है, ऊपर से देख रहे हैं, उसको मतलब सेम ही हाइट पे दिखेंगे इसमें दोनों? यस, नहीं हमने सर। इनफैक्ट आप ये देखो ना, हमने जो शिफ्ट का फॉर्मूला लगाया हाँ जी। वो तो वही वाला फॉर्मूला लगाया 2 रिफ्रैक्शन वाला, हाँ जी। है ना? तभी h बाय म्यू आया था, h बाय n। जी। आप ऐसा करो, ओ से एक की रिफ्रैक्शन करा के जैसे हमने 20th में किया था फर्स्ट मेथड, उससे निकाल के देखो, बिल्कुल वैसे ही स्नेल्स लॉ लगा के, तो भी सेम ही आएगा। अच्छा, फिर ये तो फिर वही वाला केस हो गया ना जो आप शुरू से ही समझा रहे हो कि टी थिकनेस की स्लैब है, आप चाहे इसको ऑब्जर्वर और उसके बीच में जहां मर्जी रखो, उसने तो बस जितना थिकनेस वो कवर कर रही है हाँ उस डी को हाँ, बाय एन करके दे देना है। यस, मैं तो कह ही रहा हूँ कि शिफ्ट तो वही आनी है, हाँ उसमें तो जी। कोई डाउट ही नहीं है। बट सर ये तब है ना जब जो सारी स्लैब है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच बीच में ही हो, आप कहीं भी रख दो उसको बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे, लेकिन उन दोनों के बीच में ही हो, जो सिस्टम ऑफ जो लाइन ऑफ ऑब्जर्वर है, हाँ ऑब्जर्वर और करेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके बीच बीच में करेक्ट हो, यहाँ वो करेक्ट। नहीं है। हाँ वही 20th में वही जो थोड़ा गड़बड़ हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब वर्चुअल वाला ऑब्जेक्ट वाला केस हो गया ना कुछ, इसलिए चक्कर पड़ रहा है सारा, राइट? तो वही हमें समझना है कि यहाँ पे इसको किस तरह से पुट करना है, मतलब जो हमारा शिफ्ट वाला कंसेप्ट है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, है ना? मतलब वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि यस, वो हम जो लगा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में ही स्लैब है ना?
ठीक है, जो आते हैं इस पे 20th में आपको बताऊंगा कि स्लैब वाले मेथड से कैसे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम जो फिनोमेना पढ़ेंगे रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ओनली। दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ये मतलब आता रिफ्रैक्शन के अंडर है, बट यहाँ रिफ्लेक्शन ही लिखते हैं इसको हम। एंड ये शॉर्ट फॉर्म में TIR कहते हैं इसको। तो बच्चों मान लो ऐसे एक लाइट रे है जो एक डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, नीचे एन डेंसर है, ऊपर एन रेयर है। ठीक है, तो लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। इसका पाथ कैसे होगा? It will bend away from the normal, right? अब बच्चों मान लो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाता हूं। ठीक है, मतलब हम इंसिडेंट लाइट रे को थोड़ा नॉर्मल से दूर लेके जाते हैं। तो अब बच्चों किसी ना किसी एंगल पे ऐसा भी हो जाएगा। देखो इधर से अगर मैं ऐसे बेंड कर रहा हूं तो दूसरी साइड से भी वो नीचे की तरफ बेंड होएगी। तो किसी ना किसी एंगल पे ऐसा हो जाएगा कि ये लाइट रे ऐसे बन जाएगी। करेक्ट? ये समझ आता है बच्चों? अब बच्चों मैं अगर नीचे से एंगल और बढ़ा दूं तो क्या अब लाइट रे ऊपर वाले मीडियम में एंटर कर पाएगी? वो तो ऊपर वाले मीडियम में एंटर ही नहीं कर पाएगी, है ना? तो मतलब उसको नीचे वाले मीडियम में ही रहना पड़ेगा। तो ये लाइट रे ऐसे ही आ जाएगी। तो एक बार फिर से समझो हमने किया क्या है। हमने पहले बनाई व्हाइट लाइट रे जो कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन अंडरगो कर गई, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमने क्या किया, लाइट रे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड किया। मान लो ग्रीन वाली लाइट रे बना दी, तो जो ऊपर लाइट रे जा रही है वो भी बेंड करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो मान लो हमने ग्रीन वाली लाइट रे ली ही ऐसी कि जो बेंड होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही हो जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल तो होगा ही जब ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर मैं इंसिडेंट लाइट रे का एंगल और बढ़ा दूं, उसको और बेंड कर दूं, तो अब तो हमारी लाइट रे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो ऊपर वाले मीडियम में जा सके। उसको सेम मीडियम में ही आना पड़ेगा। अब बच्चों लाइट रेस को दो ही फिनोमिनाज आते हैं भाई। अगर तो वो दूसरे मीडियम में जाती है तब जो फिनोमिना इन्वॉल्व होता है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और अगर वो सेम मीडियम में ही रह जाए तब जो फिनोमिना है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस केस में बच्चों क्या हुआ कि लाइट ने रिफ्लेक्शन ही अंडरगो कर ली। ठीक है, तो अब यहां पे खास बात यह है कि भाई हमने कोई पॉलिश सरफेस नहीं यूज की, राइट। नॉर्मली तो रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हम पॉलिश सरफेस लेते हैं, मिरर लेते हैं। यहां कंडीशन सारी की सारी रिफ्रैक्शन वाली है कि लाइट का बस हमने मीडियम चेंज किया, लेकिन स्टिल जो फिनोमिना हो गया दैट फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन एंड नॉट रिफ्रैक्शन, राइट। तो रिफ्लेक्शन का तो वही रिजल्ट कि I इक्वल टू आई, मतलब I इक्वल टू आर। सर यस, जो सा लास्ट केस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो सर उसमें आई इक्वल टू आर होना हमेशा जरूरी होना है। जैसे अगर हमने थोड़ा सा उसका एंगल चेंज कर दिया तो वो मतलब कि आर बड़ा हो गया आई से। नहीं, मतलब वो तो उसका भी तो एंगल चेंज होगा जो रिफ्लेक्ट हुई है रे। जैसे कौन सी ग्रीन वाली लाइन है वो तो मतलब एकदम ग्रीन तो फिक्स्ड हो गई, ग्रीन तो सी एंगल के करस्पॉन्डिंग हो गई बस। हाँ जी, तो जब हमने उसको थोड़ा सा अब एंगल इंक्रीज किया अब तो आप जितना एंगल, अब आप रेड रे का जितना एंगल बढ़ाओगे तो जितना लेफ्ट वाली रे का एंगल चेंज होगा उतना राइट वाली रे का एंगल भी चेंज होगा। मतलब अगर हम कोई भी एंगल लें तो आई इक्वल टू आर हमेशा वैलिड होगा। वो तो होना ही होना है। ओके सर एक बार व्हाइट वाली रे के लिए फिर से बता दो। यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है नहीं। व्हाइट वाली रे का तो रिफ्लेक्शन हुई नहीं, सर व्हाइट वाली रे की तो रिफ्रैक्शन हुई है। रिफ्रैक्शन के लिए भी मतलब कि यहाँ पे ये लॉ वैलिड कैसे हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि रेड वाली रे रिफ्लेक्शन कर रही है, मतलब जो बाउंड्री है वो कौन सी है, ग्रीन वाली रे। बाउंड मतलब कि अगर तो आपने जो रे ली हमने है, व्हाइट वाली कैसे दिखाई है? मतलब कि ये तो ठीक है। हाँ समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पे अब क्या बाउंड्री बन रही है कि जो ग्रीन वाली रे है वो एक तरीके से बाउंड्री है। अगर तो आप इंसिडेंस एंगल ग्रीन वाली रे से छोटा रखते हो तब तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होएगी, लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी जो व्हाइट से दिख रहा है हमें। ठीक है, और जब आप इंसिडेंस एंगल ग्रीन वाले रे से ज्यादा रखते हो, मतलब सी से ज्यादा रखते हो, तब जो आपकी लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन वाली जो है वो मैक्सिमम एंगल है जहां तक रिफ्रैक्शन हो सकती है। ठीक है ना, उसके बाद रिफ्लेक्शन ही होगी। ठीक है ना, तो
ये जो फिनोमेना सर है हमने बच्चों, ये नहीं कहा था, हम्म, सर हमने ये नहीं क्या? कहा था कि देयर कैन नॉट बी 100% रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम एनी डिवाइस। यस, तो इसमें तो सर सारी रिफ्लेक्ट हो, सारी, क्योंकि थर्ड वाली रिफ्लेक्ट हो रही है सर, फिर हाँ हाँ हाँ, उस पे आ रहे हैं हम। रिफ्रैक्ट नहीं हो रही। यस, इसीलिए हमने इसका नाम PIR रखा है, अभी हम लिखने लगे। यही खासियत है इस फिनोमेना की। तो सबसे पहले तो बच्चों हम ये देखें कि इस फिनोमेना की कंडीशंस क्या हुई, कब ऐसा होगा कि लाइट रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन ही अंडरगो कर लेती है। सबसे पहले इसमें क्या है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरी कंडीशन क्या हुई बच्चों, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन C। ये C जो है बच्चों, ये जो बाउंड्री केस बन रहा है ग्रीन वाला केस के करस्पॉन्डिंग, C को हम कहते हैं एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्योंकि नहीं, यहां इक्वालिटी नहीं आती, क्योंकि आप देखो इक्वालिटी पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, इक्वालिटी पे तो रिफ्रैक्शन ही हो रही है। तो ये C एंगल डिसाइड करता है, जब तक तो आपका इंसिडेंस एंगल C से कम है या उसके इक्वल है तब तक तो रिफ्रैक्शन होएगी, और जब उससे ज्यादा हो गया तो रिफ्लेक्शन होएगी। अब C एंगल बच्चों निकलेगा कैसे, स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या बन गया देखो, ND इंटू साइन C इज इक्वल टू NR इंटू साइन 90। ठीक है, तो यहां से बन गया साइन C इज इक्वल टू NR बाय ND, और C इज इक्वल टू साइन इनवर्स NR बाय ND। ठीक है बच्चों, तो ये फिनोमिना करवाने की दो कंडीशंस है। सबसे पहले लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाय साइन इनवर्स NR बाय ND।
क्या ये कंडीशन बच्चों समझ आ गई? अच्छा, TIR की जो खासियत है वो ये है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली कहीं पर भी 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्रैक्शन नहीं होती, राइट? कि भाई अगर आप मिरर लोगे तो कहने को मिरर रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, स्टिल उससे भी रेज रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है? सिमिलरली ग्लास लिया तो आइडियली तो उससे रेज रिफ्रैक्ट होनी चाहिए, बट ग्लास से भी नॉर्मली कुछ ना कुछ रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि जब TIR वाली कंडीशन मीट होती है अब सारी की सारी रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट ही होती है, ठीक है? मतलब अब एक भी रे ऐसी नहीं होगी जो कि रिफ्रैक्ट कर जाएगी, सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट करेंगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ TIR, मतलब ये उसकी इंपॉर्टेंस है। सर यस सर इसमें अगर सरफेस वगैरह थोड़ा बहुत सर रफ होगा? नहीं, हम मतलब प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर रफ सरफेस भी होगा तो उसके लिए आपको TIR की कंडीशन निकालनी पड़ेगी। मतलब जहां पे TIR की कंडीशन मीट हो गई फिर वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती, वहां पे रिफ्लेक्शन ही होगी। ओके सर। तो लिख लो कि इन केस ऑफ TIR %100 rays are reflecting। ठीक है? मतलब बच्चों, मतलब मैं फिर से इसको एक बार समझाता हूँ कि लेटर से बच्चों ये एक मिरर है जिसको आपने बहुत अच्छी कंपनी का खरीदा है, बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, सब कुछ है। और यहां से आपने लेटेस्ट से कि 1000 लाइट रेज भेजी, ठीक है? तो जो आपको रिफ्लेक्ट होके मिलेंगी रेज वो डेफिनेटली 1000 से कम होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ रेज तो रिफ्रैक्ट होंगी ही होंगी, ठीक है? यहीं पे अगर मैं TIR वाली कंडीशन बना दूं कि ऊपर रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, और मैं 1000 लाइट रेज भेजता हूं, जिनका एंगल जो है C से ज्यादा है, ठीक है? वो तो कंडीशन ही है जरूरी।
इस केस में आपको रिफ्लेक्ट होके 1000 ही मिलेंगे। अब सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी। यस, तो जो हमारा घर पे मिरर है उसमें भी कुछ ना कुछ रेज रिफ्रैक्ट होती हैं, सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती, बट वो जनरली बहुत थोड़ी सी रेशो होती है, बहुत कम होती है जो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, बट वो होंगी जरूर। टीआईआर का सेंस तो रिफ्रैक्शन वाले केस में बनता है ना, जहां पहले ही रिफ्लेक्शन हो रही है वहां टीआईआर डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जो यहाँ पे हम एक और केस भी बना सकते हैं, मतलब उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि लेट से ऊपर एनआर, नीचे एनडी, ये हमने अगेन 1000 रेज भेजी। अब बच्चों जो एंगल है वो सी से छोटा है, अब क्या होगा? तो अब बच्चों मेजॉरिटी ऑफ रेज रिफ्रैक्ट करेंगी, बट अगेन सारी की सारी नहीं करेंगी। कुछ ना कुछ रेज ऐसी हो सकती हैं जो मतलब होएंगी होएंगी पक्का, जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब डेफिनेटली कुछ रेज होंगी जो रिफ्लेक्ट होंगी, चाहे वो बहुत कम होंगी, बट होंगी जरूर। नो, मतलब जैसे हमारे पास परफेक्ट रिफ्लेक्शन वाला केस बन गया टीआईआर, देयर इज नथिंग लाइक टीआईआर। परफेक्ट रिफ्रैक्शन वाला कोई केस नहीं होता। हाँ बच्चों, ये समझ आ रहा है? तो बच्चों हमेशा माइंड में रखना है, मतलब जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जा रही हो ना, तो माइंड में रखना है कि भाई वहां पे टीआईआर वाला केस पॉसिबल हो सकता है। तो आइडियली तो जो हम अपरेंट डेप्थ वाले केसेस करते हैं, ये वाले, इनमें भी तो लाइट रे पानी से बाहर निकल रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो आइडियली तो यहाँ पर भी टीआईआर हो सकता है, बट क्योंकि हम वो पैराक्चुअल वाली एजम्पशन ले लेते हैं, तो वहां पे तो हम एंगल ही बहुत छोटा मान लेते हैं, तो इसलिए टीआईआर का कोई पंगा नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो अब इस फिनोमिना की क्या बच्चों देखते हैं क्या एप्लीकेशंस हैं।
ये लास्ट केस में मैंने क्या बताया कि भाई अगर आप सिंपल रिफ्रैक्शन करवा रहे हो कहीं पे, तो वहां पे सारी की सारी रेज रिफ्रैक्ट नहीं करेंगी, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करती ही हैं। सर यस सर कल हमने ऐसे किया था कि अगर नॉर्मल के अलोंग कोई रे जा रही हो तो सर वो सीधा पास कर जाती है, उस पे मीडियम का कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता। हम्म तो सर मतलब कि अगर डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है सर अगर कोई रे, हम्म तो सर वैसे तो वो मतलब कि नॉर्मल से अवे की तरफ जाती है। हम्म तो सर अगर नॉर्मल के लॉन्ग जा रही है तो भी सर मतलब जानी तो चाहिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो क्यों नहीं हो रही सर यहाँ पर? क्या, मैं समझा नहीं। आप क्या कह रहे हो, लाइट डेंसर से एरर जा रही है? हाँ जी सर, नॉर्मल के लॉन्ग डेंसर टू रेयर जा रही है, हम्म तो सर वहां पर मतलब रीजन क्या है कि सर डिफ्लेक्शन नहीं हो रही कोई? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो आ गया ना, तो स्नेल्स लॉ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो आ जाएगा। और उसको ओके वो, जैसे मैंने टायर वाला केस बताया था, उससे भी समझ सकते हो कि भाई दोनों टायर फिर इकट्ठे ही स्पीड कम हो रही है उनकी, तो इसलिए बेंडिंग नहीं होगी। सर मीडियम सर मतलब जब मीडियम से पास करके सर बाहर को जाएगी, तब तो सर पता ही है कि मतलब कोई एंगल में कोई मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। हम्म मीडियम के अंदर भी सर वैसी ही रहेगी? यस, क्योंकि वो तो हर जगह ही एन sin थीटा कांस्टेंट रहना ना। ओके सर। तो बच्चों, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR इज ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत फेमस है। मतलब जियो की, और अब तो मतलब बाकियों की भी, कनेक्ट का भी और फास्टवे का भी, वो सब क्या क्लेम करते हैं, आपने सुना होगा कि भाई फाइबर से इंटरनेट कनेक्शन देते हैं हम, राइट? तो उसका क्या लॉजिक है, देखो। जैसे बच्चों मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, मैं जान के इसको थिक सा दिखा रहा हूँ। तो इस वायर का एक खुद का मीडियम है, जिसको हमने अगेन लेट से बोल दिया एज NR, और हम इस वायर को सराउंड कर देते हैं दोनों साइड से बाय, लेट से, मैंने उल्टा लिख दिया वैसे, बाहर NR आएगा बच्चों, अंदर ND आएगा। तो बच्चों मान लो ये हमने इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट की
at some angle I, let's say, तो उसने रिफ्रैक्शन अंडरगो की, ठीक है। तो ये एंगल हो गया R और इधर हो गया एंगल 90 माइनस R। ठीक है जी। तो बच्चों मान लो मैंने ऐसी कंडीशंस बना दी कि यहाँ TIR हो रहा है, वो निकालेंगे अभी हम कंडीशंस। तो इस रे के साथ क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाएगी। एंड बच्चों अगर फर्स्ट सरफेस पे TIR हो रहा है तो ये सेकंड सरफेस पे भी TIR होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो हमारी रे है ये ऐसे रिफ्लेक्ट करती हुई इस वायर के अंदर ट्रैवल करती रहती है, ठीक है। तो जो इसकी मैथ्स पे तो अभी जाते हैं बाद में, हम पहले समझें कि ऐसा करके हमें फायदा क्या हो रहा है। बच्चों जब होती ही, मान लो जब ये वाली केबल नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, जब कोई नॉर्मल केबल होती है तो उसमें क्या होता है, फिनोमिना उसमें भी यही हो रहा है, बिल्कुल सेम है सारा कुछ, ठीक है। बट उसमें होगा क्या कि जब वो लाइट रे बाउंड्री से टकराती है तो वहां पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन, मतलब कि 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्रैक्शन नहीं होती, राइट। तो वो रे जब भी कहीं बाउंड्री पे टकराएगी तो वहां से वही वाली बात कि मान लो पीछे से आपने 1000 रेज भेजी थी, तो हो सकता है कि एक आधी रे बाहर निकल गई और बाकी रेज आगे चली गई, ठीक है। तो भाई मान लो चलो एक ही गई है, तो 1000 में से एक बाहर निकल गई, अब 999 रेज आगे जा रही हैं। अब वो जो आगे गई वहां पे अगली रिफ्लेक्शन पे फिर एक रे बाहर निकल गई, तो आगे क्या बची, 998 रेज बची, राइट। तो ऐसे करते करते जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शंस होती हैं उतना ही बच्चों हमारा सिग्नल जो है वो वीक होता जाता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शंस होंगी और उतना ही हमारा सिग्नल वीक होता जाएगा, ठीक है। इसको मैं बच्चों आपको एक और एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे लेटस से हमारे फोन की डाटा केबल होती है, ठीक है, जो यूएसबी केबल होती है, नॉर्मली उसकी क्या लेंथ होती है बच्चों, 2-3 फीट के आसपास, है ना, 300 सेंटीमीटर। आदित्य ऐसा कौन सा फोन यूज कर रहे हो, 3 मीटर की वायर, 30 सेंटीमीटर। यस, तो 2-3 फीट की होती है और अब तो और छोटी कर दिया उन्होंने टू सेव कॉस्ट, राइट। 2-3 फीट भी मैं मैक्सिमम ही बोल रहा हूँ। तो आप बच्चों मान लो वो डाटा केबल लगा के लैपटॉप से कनेक्ट करके कोई सॉन्ग्स वगैरह जो भी ट्रांसफर कर रहे हो। अब बच्चों अगर आप वही डाटा केबल लेटस से 2-3 फीट की जगह 30 फीट की कर दो, ठीक है, या 40 फीट की कर दो, और सब कुछ आप वैसे ही करो, आप प्रोसेस करना शुरू करो, तो वो एरर आना शुरू हो जाता है, मतलब आपका डाटा ट्रांसफर प्रॉपर नहीं होगा।
ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? बिल्कुल जो मैंने आपको अभी समझाया कि जितनी हमने लेंथ बढ़ा दी उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होती हैं, तो उस चक्कर में सिग्नल लॉस हो जाता है। तो जो ये जो यूएसबी केबल होती है उसकी भी एक फिक्स लेंथ है, मतलब मैं भूल गया हूँ कितनी है, पता नहीं 20 फीट होती है या पता नहीं कितनी होती है, कि जिसके बियॉन्ड मतलब यूएसबी केबल काम नहीं करती, उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर आप ऑप्टिकल केबल यूज करते हो तो क्योंकि ऑप्टिकल केबल में कोई लॉसेस नहीं होते, तो ऑप्टिकल केबल को आप बहुत ही लंबे डिस्टेंसेस पे डाल सकते हो। मतलब आप इससे सोच सकते हो कि ऑप्टिकल दीज केबल्स दे आर पुट फ्रॉम इवन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब अंडर सी केबल्स पुट की जाती हैं, तो भी उनमें कोई सिग्नल लॉस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मतलब जैसे हमने समझ ही लिया कि जो फिनोमेना इन्वॉल्व है कि यहाँ पे कोई लॉस ही नहीं होता। ठीक है, तो सोचो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो अंदर से मतलब कुछ होता ही नहीं है उसमें, वो खोखली होती है अंदर, मतलब उसके अंदर अगर कोई फालतू पड़ी हो कट करके देखना, आपको कुछ खाली होती है अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ वेव्स नहीं ट्रैवल करना है। एंड इसीलिए बच्चों ये जो ऑप्टिकल केबल होती है इसमें सिंपल तरीका नहीं चलता कि भाई मान लो कट पड़ गया तो मतलब भी टेप से जोड़ लगा दिया और काम चल गया। ठीक है, तो मतलब ऑप्टिकल केबल मतलब वो रिप्लेस ही होती है। एंड यस मतलब आपने जिसने लिखा था वो डेलिकेट भी होती है, मतलब उसको आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल केबल को आप बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर सकते। एंड इनफैक्ट अगर आपने कभी देखा हो, जैसे कभी अगर नेट खराब हो जाए तो वो चेक कैसे करते हैं कि वायर ठीक है कि नहीं? व्हाट दे डू इज उनके पास एक लेजर बीम होती है, वो लेजर बीम को जो आपके घर के अंदर तक वायर आई है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर एक जो दूसरा बंदा साथ आया होता है वो जहां पे भी आगे खंबे पे जाके या कुछ वो वहां पे चेक करता है कि भाई वो लेजर बीम से लाइट वहां आ रही है कि नहीं आ रही। तो तो अगर तो सब ठीक है तो उधर से लाइट आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सर तो वो आपने ये भी देखा होगा कि वो एक कोई स्पेशल मशीन सी लेके आते हैं, अगर ऑप्टिकल केबल में कोई जॉइंट देना हो तो वो स्पेशल मशीन के साथ दिया जाता है। यस, क्या कह रहे थे? वही कह रहा था कि सर बॉक्स सा होता है सर उनके पास स्क्रीन हाँ वाला सर। हाँ, तो वो दोनों एंड्स वायर के उसके अंदर डालते हैं और उसके अंदर चेक करके हाँ जी सर। देखते हैं। हाँ सर लेकिन सर और एक ये तो सर वायर के अंदर है, लेकिन सर जो हमारे फोन होते हैं मोबाइल फोन, हम्म, सर उसमें तो जो इंटरनेट वगैरह ट्रैवल करता है सर वो वो तो सारा वायरलेसली कर रहा है। हाँ जी सर मतलब वायरलेस करता है, तो सर उसके लिए अलग मतलब कि डायरेक्ट करने के लिए रेज को। वो तो सिंपल ईएम वेव्स चल रहा है, उसमें तो और कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए उसकी डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं हो सकता ना, कि ऑप्टिकल फाइबर से तो आप बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करवा सकते हो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर हम मोड़ते इसलिए नहीं कि डेलिकेट होती है, हम मोड़ेंगे तो एंगल पे फर्क पड़ सकता है। एंगल पे भी फर्क पड़ता है, ये सब ठीक कह रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा बेंड कर देते हो तो वो एंगल ही खराब हो जाता है, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब वो तो चलो मान लो एक जगह एंगल खराब हो भी गया तो भी काम तो चल जाएगा, हाँ एक जी। जगह हो गया हल्का सा लॉस
बट वो वायर इटसेल्फ भी डेलिकेट ही होती है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात सर, एनआर लगाने की क्या जरूरत पड़ी? बाहर तो वैसे रेयर था, और एनआर जितना बढ़ाओगे उतना सही बढ़ जाएगा। यस, तो ये बच्चों, यस, ये माइंड में डाउट आ सकता है कि फिर एनआर क्यों लगाया, बाहर तो एयर ही थी एनीवेज। वो इसलिए कि अभी हम देखेंगे कि जो हम एंगल हम निकालेंगे वो एन डी एन आर दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अब हमें ऑप्टिकल केबल को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि मतलब कि अगर एक बार जो एंगल बन गया वो बार बार वही एंगल चलता रहे। तो अब हम अगर एनआर नहीं लगाएंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन सा मीडियम आ गया। और ये तो हम जो केबल यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो बहुत लंबी लंबी केबल्स होती हैं कि समुद्र के अंदर भी डाल दी और सारा कुछ कर दिया, तो वो फिर मीडियम चेंज होता रहेगा अदरवाइज। एक बच्चों और जगह जहाँ पे सबने ही देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर, अभी इंटरनेट तो फिर हो सकता है कईयों ने ना देखा हो, बट दूसरा आप सबने देखा होगा, वो है टाटा स्काई बॉक्स के पीछे। टाटा स्काई बॉक्स के पीछे बच्चों एक साउंड के लिए होता है, उसको उसके दो तीन नाम होते हैं। डिश में भी होगा डेफिनेटली, डिश टीवी में भी। उसको डिजिटल एडियो, नहीं नॉट HDMI, वो मैं आपको शायद दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम। उसको या तो ऑप्टिकल ऑडियो आउट लिखा होता है या डिजिटल ऑडियो जैसा कुछ लिखा होगा। तो वो एक कुछ ऐसी सी कुछ शेप होती है, वो एक फ्लैप सा होता है, ब्लैक कलर का ही है। तो अगर ये फ्लैग को ना आप जैसे पेन से या किसी से प्रेस करके भी देख सकते हो, तो वहां से आपको लाइट निकलती हुई नजर आएगी। तो जनरली रेड लाइट होती है वो। तो वो भी यही है सिस्टम है कि बेसिकली आप इसके आगे ऑप्टिकल केबल कनेक्ट करके उसको कोई स्पीकर्स या होम थिएटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। तो जो मतलब सोफिस्टिकेटेड होम थिएटर सिस्टम्स आते हैं, रेड येलो वाइट तो अलग हो गया, ये उसके अलावा होता है अलग से बना हुआ। तो वो जो सोफिस्टिकेटेड होम थिएटर सिस्टम्स होते हैं उनका कनेक्शन ही ऑप्टिकल से ही होता है। मतलब उसमें ये होता है कि वो ये कहते हैं कि भाई जो सोर्स से उनके पास सिग्नल आए उसमें बिल्कुल कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तभी बेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड आएगी। यस, वो मतलब 5-5 10-10 लाख के होते हैं होम थिएटर सिस्टम्स। टीवी के अंदर भी होता है आजकल, तो LCD टीवीज के अंदर भी ये होता है कनेक्शन, ऑप्टिकल ऑडियो वाला। जैसे टीवी के अंदर होता है, प्ले स्टेशन के अंदर होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप प्ले स्टेशन से टीवी तक ऑप्टिकल ऑडियो वाली केबल लगा सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है बच्चों, दैट्स इट। ये मैं नेक्स्ट टाइम करते हैं इसकी जो 2-3 एप्लीकेशन है। जो क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको अभी मैसेज कर दूंगा वो तुम लोग। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, यस। वो लास्ट चैप्टर की जो हर वेव की प्रॉपर्टी थी वो कहाँ से पढ़नी है? मॉड्यूल से? कौन सा? वो जो लास्ट चैप्टर में था कि हमने अलग अलग पढ़ी थी सारे वो चैप्टर। वो स्पेक्ट्रम और यूजेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, मॉड्यूल से। यस। ठीक है, थैंक यू। चलो, ओके बच्चों, बाय।